तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आजकल की दुनिया में पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी चीजों का नाम सिर्फ नाम ही रह गया है, मगर जो लोग इन चीजों पर यकीन नहीं करते और इसका विरोध करते हैं तो उनके साथ कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके बाद वो उनसे उभर नहीं पाते हैं। मैं आज आपको अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले विक्रांत गुप्ता के साथ घटी एक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी को आज भी स्थानीय लोग एक सच्चाई मानते हैं और उनका मानना है कि वास्तव में उनके साथ ऐसा हुआ था। दोस्तों, आगे की कहानी मैं आपको विक्रांत के नजरिए से बताऊंगा। दोस्तों, ये बात तब की है जब सर्दियों का मौसम था। दिसंबर के आसपास के इन दिनों में मैं रोजाना कोचिंग जाया करता था। सुबह करीब 10 बजे के आसपास मैं घर से निकलता था और शाम को 7 से 8 बजे के आसपास मैं वापस से अपने घर पहुंच जाता और यही सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। लेकिन एक दिन मेरा प्लान थोड़ा अलग हो गया। दरअसल उस दिन मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर पिक्चर दिखाने के लिए जाना था, तो ऐसे में मैंने अपने पापा से उनकी गाड़ी मांग ली। पापा ने भी मुझे मना नहीं किया क्योंकि मैं अपने घर का इकलौता वारिस हूँ और मेरे घर वालों ने मुझे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। तो ऐसे में पापा मुझे किसी भी चीज के लिए कभी मना ही नहीं करते थे। मगर जाते वक्त मेरे पापा ने कहा कि रात को गाड़ी ड्राइव मत करना, तुम अभी नए नए ड्राइवर हो और ऊपर से रास्ता भी थोड़ा खराब है, ऐसे में जरा संभल कर आना। पापा की बातों को नजरअंदाज करते हुए मैं अपने घर से निकल गया और सीधा गुरु कृपा यूनिवर्सिटी के बगल में पढ़ने वाले कोचिंग के पास पहुंचा और वहां से अपनी गर्लफ्रेंड नीति को बैठाकर वहां से रवाना हो गया। अब धीरे धीरे टाइम भी बीतने लगा था और शाम का वक्त हो गया था। हम दोनों अभी भी कोचिंग से बहुत दूर थे। पहले तो मुझे उसे उसके गांव छोड़ना था और फिर अपने घर जाना था, और फिर उसके गांव और हमारे घर की दूरी बहुत ही ज्यादा थी। करीब मुझे 60 किलोमीटर का एरिया पार करना था। तो ऐसी स्थिति में मुझे काफी समय लगने वाला था और ऊपर से मेरा कोई भी दोस्त मेरे साथ नहीं था। तो ऐसे में मुझे घबराहट हो रही थी। लेकिन फिर मैंने रोड के ऊपर गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। मैं बस कुछ देर में ही पहुंचने वाला था। फिर जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 6:30 बज रहे थे और मैं घर भी रात को 8 बजे के लगभग ही जाता था। तो फिर मैंने गाड़ी की स्पीड को थोड़ा धीरे कर लिया। हालांकि इस समय ठंड बढ़ चुकी थी और मुझे अपने हाथ पैर ठंडे महसूस होने लगे थे, जिस वजह से मैंने गाड़ी को चारों तरफ से बंद कर लिया था। फिर इसी बीच मुझे रास्ते के बगल में एक पानी पूरी वाला नजर आने लगा और उसे देखते मैंने कार रोकी, क्योंकि इस ठंड के अंदर मुझे पानी पूरी खाने का भी थोड़ा मन कर रहा था। फिर मैं गाड़ी से नीचे उतरा। सामने एक सफेद रंग का बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर हमारे गांव का नाम लिखा हुआ था और वो यहाँ से करीब 33 किलोमीटर दूर था। यानी कि 33 किलोमीटर का सफर अभी भी बाकी था। फिर मैं उस पानी पूरी वाले के पास गया और उसके पास जाकर पानी पूरी खाने लगा। फिर बातों ही बातों में उस पानी पूरी वाले ने बताया कि अरे भाई साहब, हम अभी अपने धंधे को बंद करके निकलने वाले थे कि इतने में तुम आ गए। वो क्या है कि रात को तो यहाँ से कोई गुजरता नहीं है, इसलिए हम निकलने वाले थे अभी। उसकी बात सुनकर मैं हैरानी से बोल पड़ा, लेकिन रात को यहाँ पर ऐसा क्या है कि यहाँ से कोई नहीं गुजरता? तो उसने बताया कि रात को यहाँ पर भूत का आतंक होता है। फिर मैंने उस पानी पूरी वाले की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई साहब, आजकल कौन है जो इन सब चीजों पर यकीन करेगा? आप भी क्या मजाक करते रहते हैं। इतना कहने के बाद मैंने उसे पैसे दिए और गाड़ी में बैठ गया। मैं अभी गाड़ी में बैठा ही था कि तभी उसने पीछे से आवाज देते हुए कहा, अरे बाबू साहब, कभी कभी कुछ अनदेखी चीजें आपके पीछे पड़ जाती हैं तो फिर वो आपका पीछा नहीं छोड़ती, तो जरा संभल कर जाना। इतना कहने के बाद उसने अपनी नजर को घुमा लिया, मगर मैंने भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से निकल पड़ा। अब मेरे दिमाग में ये बात एक बार तो चली थी कि आखिर इस रास्ते पर इतनी जल्दी इतना सन्नाटा पसर क्यों जाता है। खैर, फिर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ड्राइव करता रहा और गाड़ी को रफ्तार से चलाने लगा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने अंदाजा भी नहीं लगाया था। दरअसल मैंने देखा कि सड़क के बगल में एक आदमी खड़ा था जिसके पैर पर बहुत ही ज्यादा चोट आई थी और खून भी निकल रहा था। वो मेरी गाड़ी के सामने से लिफ्ट मांग रहा था। तो मैंने देखा कि वो आदमी थोड़ा संकट में है। फिर मैंने तुरंत ही अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा दिया और गाड़ी का ब्रेक लगाते ही वो आदमी मेरे गाड़ी के कांच के सामने आकर खड़ा हो गया। अब उसकी स्थिति मुझे और भी ज्यादा खराब लग रही थी। उसकी सांसें तेज तेज फूली हुई थी और वो कुछ कहने की कोशिश भी कर रहा था। कहीं ना कहीं मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि वो आदमी थोड़ी मुसीबत में है।
इसलिए मैंने तुरंत ही अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और उसके बाद मौका पाते ही वो आदमी मेरी गाड़ी के अंदर दाखिल हुआ और गाड़ी के अंदर बैठ गया। फिर थोड़ी देर तक जोर जोर से सांस लेने के बाद उस आदमी ने बताया कि उसकी हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि एक गाड़ी वाला था जो महज कुछ सेकंड पहले ही उसे यहाँ पर ठोक कर चला गया। अब उसकी बाइक तो बगल वाली खाई के अंदर गिर चुकी थी, तो उसे वापस लाना नामुमकिन है, लेकिन उसकी जान किसी तरह से बच गई, यही काफी था। अब वो काफी बुरी हालत में था, तो फिर मैंने उस आदमी से पूछा, भाई साहब मैं आपको किसी अस्पताल में ले चलता हूँ। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही उसने मुझे घूरते देखा और कहा, तुम मुझे किसी अस्पताल में मत ले चलो, तुम मुझे किसी तरह से मेरे घर छोड़ दो। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना चोटिल होने के बाद भी वो अस्पताल में क्यों नहीं जा रहा था, मगर मैं उसकी जिद के ऊपर कुछ बोल नहीं पाया और फिर मैंने अपनी गाड़ी को उसी तरफ चलाना शुरू कर दिया जिस तरफ वो मुझे लेकर जा रहा था। लगभग 10 से 15 मिनट बीत गए और उसके बाद हम एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। दरअसल मैंने देखा कि ये रास्ता तो पहले वाले रास्ते से भी कहीं ज्यादा डरावना सा लग रहा था। रास्ते के दोनों तरफ एकदम खाली जगह थी और कुछ जगह पर टापू बने हुए थे जहां पर कुछ लोग निवास करते हो। दिखने में वो जगह बहुत ही ज्यादा सुनसान लग रही थी और साथ ही साथ अंदर ही अंदर से भयभीत कर देने वाली भी, मगर मैं डरा नहीं और गाड़ी को चलाता ही रहा। इतने में ही मेरे फोन की रिंग बजने लगी। फिर जब मैंने फोन की ओर देखा तो मैंने पाया कि पापा का फोन आ रहा था। मैंने तुरंत ही फोन उठाया और पापा को सारी बात बता दी, पर मेरी बातों को सुनकर पापा भी समझ गए थे कि जरूर मैं किसी आदमी को मुसीबत से बाहर निकालने में लगा हुआ हूँ। तो उन्होंने मुझे ये बोलकर फोन काट दिया कि जल्दी से घर पर आ जाना। फिर जब मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो मैंने पाया कि अब वो आदमी दर्द से मुक्त हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब उसके शरीर की सारी चोट बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये सब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आपके शरीर पर बिल्कुल कम चोट आई थी। अब मेरी बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी वो हल्की सी मुस्कान भी उस समय मेरे डर को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। पर मैं फिर भी अपने आप को संभालते बोला, वैसे भैया अभी तक आपका घर नहीं आया, अब कितनी दूर चलना है। तभी उसने सामने की तरफ इशारा किया। वहां पर मुझे पुराने से खंडर पड़ी जगह पर कुछ ईंट पत्थर नजर आ रहे थे और उन्हें देखते ही मैंने कहा, यहाँ पर आपका घर कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। लेकिन अब उस आदमी ने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था। उसका नेचर बिगड़ चुका था। उसके व्यवहार को देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था। तभी उसने मुझे गाड़ी रोकने को कहा। इस बार उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा भारी हो गई थी और उसके सुनने से ही मेरे शरीर में सनसनी मच गई थी। फिर वो तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतरा और बोला, चलिए ना भाई साहब एक कप चाय पी लेते हैं, उसके बाद चले जाना। तो मैंने इस पर उसे मना कर दिया। उसने दोबारा से अपनी जिद की, लेकिन फिर से मैंने मना कर दिया। पर तीसरी बार तो उसने हद ही पार कर दी थी। उसने मुझे गुस्से से देखते हुए कहा, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, वरना तेरी जिंदगी यहीं पर खत्म कर दूंगा। अब ये सुनते ही मेरे हाथ पैर फूल गए थे। मैं अंदर से बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे दिखावा करते हुए कहा, अरे भाई साहब अभी अच्छा मजाक कर लेते हैं। जब मुझे लगा कि ये आदमी इतनी आसानी से नहीं मानेगा तो मैं तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतर गया। हालांकि मुझे उस आदमी का बर्ताव काफी अजीब लग रहा था और साथ ही मुझे उससे डर भी लग रहा था, लेकिन उसके डर की वजह से ही मुझे नीचे उतरना पड़ा था। फिर मैं जैसे नीचे उतरा तो मैंने देखा कि उसका घर बहुत ही पुराना सा लग रहा था। उसके घर के बाहर का दरवाजा भी टूटा फूटा था। तो मैं तुरंत उस आदमी के पीछे पीछे उसके मकान के अंदर चला गया। पर पहली बार जैसे ही मैंने उस मकान के अंदर कदम रखा तो मेरा मुंह मकड़ियों के जाले से भर गया और मैं जोर जोर से खांसी लेने लगा। कहीं ना कहीं मैं समझ गया था कि मैं गलत जगह पर फंस गया हूँ और इसलिए मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब मैं जरा 2 मिनट में आता हूँ। मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझे जोर से घसीट लिया। तो मैं लड़खड़ाते हुए एक बार के लिए पत्थर से जा टकराया और फिर अंदर की तरफ जाकर गिरा। मुझे इतना तो एहसास हो गया था कि मैं उस मकान के अंदर आ गया हूँ और अब मुझे और भी ज्यादा घबराहट हो रही थी। पता नहीं वो आदमी किस टाइप का था, बार बार मुझे अजीब तरह से घूरता और मेरे साथ अजीब तरह का व्यवहार करता। इतना तो साफ हो चुका था कि उसके शरीर पर कहीं भी खरोंच नहीं थी और सारा का सारा उसका बिछा हुआ एक जाल था
जिसमें मैं बुरी तरह से फंस गया था। तभी उस आदमी ने कहा, चुपचाप इस टेबल पर बैठ जाओ। मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो मैंने पाया कि वहां पर एक लालटेन की रोशनी जल रही थी और चारों तरफ जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थी। मुझे वहां पर कुछ इंसानी टाइप की खोपड़ी भी दिखाई दे रही थी, पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब असली है या फिर नकली। मेरी सांसें अब तेज तेज होने लगी थी और मुझे उस आदमी से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। फिर मैंने उस आदमी की तरफ दबी हुई जुबान में कहा, भाई साहब ये सब क्या है? मेरा ये सवाल सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, तुम्हारी मौत का गेम। दोस्तों, उसके मुंह से बस ये 3-4 शब्द ही निकले थे कि उसके बाद वो खामोश हो गया और उसके बगल में पड़े हुए लालटेन की रोशनी अब हिलने डुलने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि ये रोशनी भी अब बुझने वाली है। इससे पहले ही मैंने हिम्मत दिखाई और उसके बाद मैं दम दबाकर वहां से भागने लगा। मैं सीधा अपने गाड़ी के पास आया और दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर दाखिल हो गया। तभी मैंने सोचा कि मैं जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन जैसे मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो मैंने पाया कि गाड़ी की चाबी तो उसी मकान के अंदर रह गई थी। अब ये देखकर एक बार के लिए तो मेरा दिमाग खराब हो गया था, पर मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं यहाँ पर रुककर अपनी किस्मत को कोसूं। मैंने तुरंत ही वहां से भागना शुरू कर दिया। मैं गाड़ी से उतरकर उसी रास्ते से भागने लगा था जिस रास्ते से हम यहाँ पर आए थे। लेकिन हैरानी तो अब इस बात की थी कि भागते भागते मैं काफी दूर आ गया था, लेकिन एक बार भी मुझे इस तरह का एहसास नहीं हुआ जैसे कि कोई मेरे पीछे भाग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस आदमी को मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद मैं एक मोड़ पर पहुंचा और उस मोड़ के बाद यहाँ से रास्ता करीब 2 किलोमीटर आगे था और वहां जाकर ये रास्ता एक गवर्नमेंट स्कूल के पास पहुंच जाता। वो गवर्नमेंट स्कूल इस रास्ते से थोड़ा आगे ही था और वहीं पर एक छोटा सा कस्बा भी पड़ता था। बीच बीच में छोटे छोटे टापू भी थे, लेकिन मैंने इतनी रात को उन टापू के अंदर जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि इतनी रात को अगर मैं किसी टापू में घुस गया तो फिर मेरे ऊपर मारपीट भी हो सकती थी। एक बार के लिए जब मैंने समय देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि इस समय रात के 11 बज रहे थे और इसी बीच मैंने अपने पापा को फोन लगाने की कोशिश भी की, क्योंकि मैंने पहले जब फोन करने की कोशिश की थी तो मेरे फोन में नेटवर्क ही नहीं था। मगर इस बार तुरंत ही फोन लग गया और फोन लगाते मैंने पापा को एक एक करके सारी बात बता दी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई गाड़ी मेरा पीछा कर रही है। जब मैंने पलट कर देखा तो मैंने पाया कि ये तो मेरी ही वाली गाड़ी थी। अब ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं इतना तो समझ गया था कि ये सब इस आदमी का ही किया धरा है। फिर इतने में ही वो गाड़ी मेरे बगल से होते हुए आगे जाकर रुक गई और उसका दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो बाबू साहब? जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि 6 फुट का एक लंबा कद काठी का आदमी मेरे पीछे खड़ा है। ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था, लेकिन इस बार इसका पूरा हुलिया बदला हुआ था। उसके दांत बड़े बड़े थे और उसके हाथों के नाखून में खून लगा हुआ था और ये नज़ारा मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक नज़ारा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने फिर से दुम दबाकर भागना शुरू कर दिया। मैं रास्ते के ऊपर लगातार भागता जा रहा था और उस रास्ते में मुझे सड़क के ऊपर पड़ी छोटी छोटी लकड़ियां नजर नहीं आ रही थी, जिस वजह से मेरे पैरों में चोट लग गई थी। मैं अपनी जान बचाकर भागता रहा और फिर कुछ देर के बाद मैं एक सरकारी स्कूल के पास पहुंच गया और वहां पर पहुंचते ही मेरे पापा की गाड़ी मेरे सामने आ गई। पर मुझे नहीं मालूम कि अब मेरी गाड़ी कहां पर गायब हो गई थी, लेकिन वो आदमी जरूर मेरे पीछे ही था। जैसे ही गाड़ी की हेडलाइट इधर आई तो मैंने देखा कि वो आदमी भी अब एकदम से गायब हो चुका था। उसके बाद मैं जल्दी से अपने पापा के पास गया तो उन्होंने देखा कि मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और मेरे पैर और बाकी जिस्म के ऊपर भी काफी चोट आ गई थी। तो उन्होंने मुझे जल्दी से गाड़ी में बिठाया और फिर वहां से सीधे हॉस्पिटल ले गए। अस्पताल में मुझे पट्टी करवाई और वही अस्पताल में रहने वाले एक गार्ड को हमने पूरी बात बताई तो उसने बताया कि उस रास्ते के ऊपर कुछ साल पहले एक आदमी रहता था और उस आदमी का घर परिवार बेरोजगारी और बीमारी के चलते संकट में पड़ गया और सभी लोग भूख के मारे मर गए। तब से वो आदमी उसी रास्ते पर भटकता है और आने जाने वाले लोगों को
बेवकूफ बना के अपने साथ ले जाता है और उन्हें काट कर खा लेता है। अब वो एक पिशाच बन चुका है जो अपने एरिया में आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता। दोस्तों, ये सब सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उस गार्ड ने बताया कि उसके चंगुल से बच पाना नामुमकिन जैसा है, लेकिन आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है जो आज आप वहां से बचकर निकल गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।